हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई जानकारी जिसमें बात करेंगे प्रजनन तंत्र के बारे में। प्रजनन तंत्र के बारे में हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने समझाया था मादा प्रजनन तंत्र कैसा होता है। आज बात करेंगे नर जनन तंत्र के बारे में। अच्छा, प्रजनन तंत्र में समझा दूं आपको कि प्रजनन तंत्र में अपने ही समान जीवों को पैदा करने की जो क्रिया है उसी को प्रजनन कहा जाता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है नर जनन तंत्र। तो सबसे पहले डालेंगे प्रजनन तंत्र। और प्रजनन तंत्र में जो हमारा टॉपिक है वो है नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र किन अंगों से मिलकर बना है वो निम्न है। नर जनन तंत्र निम्न अंगों के द्वारा मिलकर बना है। नंबर 1 पे आता है वृषण। वृषण एवं वृषण कोश। वृषण क्या होता है? वृषण कहते हैं टेस्टिस को, और वृषण कोश कहते हैं कि जिसमें जो टेस्टिस रहते हैं उसको वृषण कोश कहते हैं। यानी टेस्टिस जो होते हैं, जो हमारी पैरों के बीच में थैली है, थैली के अंदर दो दो गोलियां लटकी हैं, उन्हीं को वृषण कहा जाता है। और जो वो थैली है उसको कहा जाता है वृषण कोश। तो वृषण को कहा जाता है टेस्टिस टेस्टिस और वृषण वाली थैली को कहा जाता है स्कोटम स्कोटम। नंबर 2, अधिवृषण। अधिवृषण क्या होता है? जो हमारे टेस्टिस होते हैं उसके अंदर बहुत सारी नसें होती हैं। वो नसें जो है एक जाल बनाती हैं। जाल बनाकर वो एक नस में बाहर आकर तब्दील हो जाती है, यानी एक नस बना लेती हैं। और वहीं पर टेस्टिस के ऊपर जो होता है अधिवृषण होता है उससे मिल जाती हैं। और मिलने के बाद में वो अधिवृषण उसको एक नली के माध्यम से शुक्राणुओं को बाहर लेकर के आता है, उसको अधिवृषण कहा जाता है। नंबर 3 है शुक्र वाहिनियां। यानी जो स्पर्म टेस्टिस में बनते हैं उनको निकलने की नली टेस्टिस में बनने के बाद में अधिवृषण के पास आते हैं। उससे बाहर जब अधिवृषण से स्पर्म आगे बढ़ते हैं उस नली को कहा जाता है शुक्र वाहिनी। नंबर 4 पे आता है शुक्राशय। शुक्राशय जो हमारी एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, जो हमारे पेनिस के लास्ट में बिल्कुल पेनिस के और जो हमारा पेशाब की थैली होती है उसके पास में ग्रंथि होती है जिसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स। उसके पास में एक एरिया होता है जिसको कहते हैं शुक्राशय, जहां पे सेमिनल प्लाज्मा बनता है जो स्पर्म का पोषण करता है, उसी को कहा जाता है शुक्राशय। नंबर 5 पे आता है मूत्र मार्ग। यानी टेस्टिस से स्पर्म बनने के बाद जब अधिवृषण पे आता है, अधिवृषण से आगे आता है शुक्राशय में। शुक्राशय के बाद जो बाहर निकलने का रास्ता बनाया गया है वो मूत्राशय के माध्यम से ही, मूत्र मार्ग के माध्यम से ही बाहर निकलते हैं स्पर्म। नंबर 6 पे आता है शिशन। यानी शिशन पेनिस। पेनिस को कहा जाता है शिशन हिंदी में। पेनिस क्या है? मूत्र मार्ग जो होता है पेनिस के अंदर होता है, पेनिस के जरिए ही स्पर्म जो है बाहर आते हैं। नंबर 7 पे आता है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि का हमारे नर जनन तंत्र में बहुत ही योगदान है। ये जो होता है जो पेशाब की थैली होती है और हमारे लिंग का जो लास्ट एरिया होता है वहां पर एक ग्रंथि होती है जो पेशाब के प्रेशर को रोक कर रखता है। उसी में से निकलती है एक नली जो सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म को मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर लाते हैं, उसी को कहा जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब आगे इन्हीं को बताएंगे कि इनका हमारे शरीर में कैसे कैसे योगदान है, नर जनन तंत्र को कंप्लीट करने में क्या क्या ये क्रियाएं करते हैं और कैसे कैसे करते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में। वृषण वृषण एवं वृषण कोश। तो वृषण क्या है? मनुष्य में एक जोड़ी जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। यानी जो मनुष्य है उसके अंदर दो टेस्टिस होते हैं, यानी थैली के अंदर दो गोलियां होती हैं। जो दोनों पैरों के बीच, शिशन के दोनों ओर, यानी दोनों पैरों के बीच और पेनिस के नीचे एक थैली में लटके रहते हैं। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जो हमारे टेस्टिस होते हैं उसमें क्या होता है? हमारे स्पर्म का निर्माण होता है। जो स्पर्म बनते हैं वो टेस्टिस में बनते हैं। और टेस्टिस के अंदर एक छोटी नलियों की बारीक बारीक नसों की जाली होती है। उस जाली के माध्यम से वो अधिवृषण तक आते हैं। अधिवृषण से एक नली से के रूप में बाहर तक जाते हैं, बाहर यानी शुक्राशय तक पहुंचते हैं। तो वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यह बात आप समझ गए होंगे। वृषण जिस थैली में लटके रहते हैं, यानी जिस थैली में लटके हुए हैं उस थैली को वृषण कोश कहा जाता है और इंग्लिश में कहा जाता है स्कोटम। अच्छा, शुक्राणुओं का निर्माण शरीर के तापमान से कम तापमान पर होता है, इसलिए शरीर के बाहर पाए जाते हैं।
एक खास बात मैं आपको बता दूं, जो हमारी बॉडी में यानी टेस्टिस के अंदर में स्पर्म बनते हैं, उनका निर्माण जो होता है हमारे शरीर के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर होता है, इसीलिए ये शरीर के बाहर पाए जाते हैं। यानी वृषण एक इसीलिए शरीर से बाहर पाए जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर पर स्पर्म बनते हैं। तो कई बार गर्मी के मौसम में टेस्टिस हमारे नीचे आ जाते हैं और सर्दी के मौसम में टेस्टिस हमारे सुकड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो ये इसलिए होता है ये प्रक्रिया, ताकि स्पर्म बनते रहें, उससे जो है टेम्परेचर भी मेंटेन रहे। वृषण एक अंडाकार संरचना है, यानी वृषण जो टेस्टिस है गोली की तरह, अंडे की तरह संरचना है, जो पेरिटोनियम नामक झिल्ली में घिरे रहते हैं। जो टेस्टिस है वो अंडे की तरह है, और जो जिस झिल्ली में रहते हैं उसका नाम है पेरिटोनियम। आगे बताएंगे आपको अधिवृषण क्या होता है। ये था वृषण, अब अधिवृषण। नंबर 2 पे आता है अधिवृषण। अधिवृषण को एपिडाइडिमिस कहते हैं। वृषण की प्रत्येक शुक्रजनन नलिका एक पतली नली निकलती है, जिसे वास डिफरेंशिया कहते हैं। यानी जो वृषण की शुक्रजनन नलिका होती है वो बाहर निकलती है, जिसको वास डिफरेंशिया कहते हैं। ये जो वास डिफरेंशिया है ये वृषण से बाहर आकर जाल बनाती है, जिसे वृषण जालक कहते हैं। वृषण जालक से एक मोटी कुंडलित नली निकलती है, जिसे अधिवृषण कहते हैं। अब मैं आपको समझा दूं अधिवृषण क्या होता है। मान लीजिए ये हमारा पेनिस है, और पेनिस के नीचे ये थैली लटकी है। थैली के अंदर ये 2 टेस्टिस हैं, एक टेस्टिस ये है, एक ये है, ठीक है। इसमें जो होता है बहुत सारी नली आकर के एक जाल बनाती है, जो जाल बना करके बाहर आकर मिलती है अधिवृषण से। अधिवृषण कुछ इस टाइप का होता है, जो टेस्टिस के ऊपर होता है। तो अधिवृषण से ये आकर के एक जाल जो बनाती है वो यहाँ आकर के एक नली के रूप में मिलता है, जिस नली से आकर वो मिलता है उसको कहते हैं अधिवृषण। अधिवृषण में शुक्राणुओं का परिपक्व एवं संग्रह होता है, यानी जो स्पर्म बनने हैं टेस्टिस के अंदर वो जाल के माध्यम से बाहर आकर के अधिवृषण में इकट्ठा भी होते हैं और वहां पर मैच्योर भी होते हैं। आगे और बताने वाले हैं। नंबर 2 अधिवृषण आपको समझा दिया, आगे और बताएंगे। अगला नंबर 3 पे शुक्रवाहिनियां, इसको कहा जाता है वास डिफरेंस। शुक्रवाहिनियां शुक्राणुओं को अधिवृषण से शुक्राशय में लाने का कार्य करती हैं। यानी जो हमारे स्पर्म है टेस्टिस में बनते हैं, टेस्टिस से बनने के बाद में वो आते हैं अधिवृषण पे। अधिवृषण के बाद में जो नली है वो नली लाती है उसको शुक्राशय तक, तो उसी को कहा जाता है शुक्रवाहिनियां। अब अगला आता है शुक्राशय, यानी शुक्रवाहिनियों के बाद जो स्पर्म होते हैं वो कहाँ पहुंचते हैं, वो पहुंचते हैं शुक्राशय के पास में। ये प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर होता है। शुक्राशय जो होता है प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर होता है। इसकी दीवारों से चिपचिपा द्रव निकलता है। जो शुक्राशय होता है वो प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर होता है, और उससे जो है एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, चिपचिपा द्रव निकलता है, जो शुक्राणुओं का पोषण करता है। जिससे जो स्पर्म है वहां तक पहुंचे हैं, उनका जो पोषण है वो उसी चिपचिपे पदार्थ से होता है जो शुक्राशय द्वारा निकलता है। अच्छा, शुक्राशय द्वारा स्त्रावित द्रव ही वीर्य का अधिकांश भाग बनाता है। जो स्पर्म है वो जो जब बाहर आते हैं तो लिक्विड फॉर्म में मिलकर आते हैं। जो लिक्विड फॉर्म होती है, जो द्रव होता है, वो शुक्राशय की दीवारों द्वारा चिपचिपा द्रव बनाया जाता है। तो क्या होता है कि अधिकतर जो वीर्य का भाग होता है वो भाग जो है शुक्राशय द्वारा निकाले गए द्रव का ही हिस्सा होता है। अच्छा, दोनों ओर से शुक्राशय आपस में मिलकर, जो दोनों साइड की प्रोस्टेट ग्लैंड से उनसे मिलकर संयुक्त नली बना लेते हैं, यानी एक नली बना लेते हैं, जिसको स्खलन वाहिनी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति सेक्स करता है तो सेक्स के दौरान में जब वो डिस्चार्ज होता है, यानी उसका वीर्य बाहर आता है, तो वो जो वीर्य होता है वो एक नली के माध्यम से बाहर आता है, जिसको स्खलन वाहिनी कहते हैं। इसमें और चीज है, ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है ये प्रोस्टेट ग्रंथि से होते हुए मूत्र मार्ग, यानी पेनिस के अंदर एक पेशाब की नली होती है, उसी को कहा जाता है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग में खुलती है। ये जो शुक्राशय से आने वाली स्खलन वाहिनी होती है ये मूत्राशय में खुलती है, और शुक्राशय से शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग में पहुंचा देती है। यानी शुक्राशय द्वारा जो शुक्राशय के बाद में जो स्पर्म बाहर आ रहे हैं मूत्र मार्ग तक, तो मूत्र मार्ग तक आने का मसला ये होता है कि वो मूत्र मार्ग के रास्ते ही वो बाहर, यानी जो बाहर आते हैं, जिससे जनन में सहायता मिलती है। फीमेल जो पार्टनर होती है उसके साथ में जब इंटरकोर्स करते हैं तो वही जो सेमिनल प्लाज्मा के साथ स्पर्म उस बॉडी में पहुंचते हैं, उन्हीं के जरिए जनन प्रक्रिया शुरू होती है। आगे बताने वाले हैं मूत्र मार्ग, कैसे क्या रोल है मूत्र मार्ग का, और जो भी है इसमें बताएंगे आगे। नंबर 5 पे आता है मूत्र मार्ग।
ये जो मूत्र मार्ग है ये एक पेशीय नलिका है जो मूत्राशय से मूत्र बाहर निकालने का काम करती है। ये जो एक पेशाब की नली होती है, इसका काम क्या होता है कि हमारी जो पेशाब की थैली होती है उससे पेशाब को बाहर निकालने का काम करती है। लेकिन ये और भी काम करती है, ये शिशन के शीर्ष पर यानी शिशन के बाहर आके यानी पेनिस के मुंह पर आकर खुलती है और इसी में शुक्राशय से स्खलन नलिका आकर मिलती है। यानी ये जो मूत्राशय जो नली है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो शुक्राणु को यानी शुक्राशय से आने वाली स्खलन नलिका है, ये भी इसी में आकर के मिलती है। इसीलिए ये मूत्र मूत्र त्यागने के अलावा मैथुन के समय वीर्य स्खलन का कार्य भी करती है। ये जो नली है इसमें पेशाब के अलावा वीर्य आने का रास्ता भी बनता है। जब कोई व्यक्ति सेक्स करता है तो सेक्स के दौरान वीर्य इसी नली से बाहर आता है, जिसको मूत्राशय कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद आता है शिशन, यानी नंबर 6 पे आता है शिशन। ये नर का बृहजनन अंग है, यानी जो पेनिस है ये नर का बृहजनन अंग है जो विशेष प्रकार के स्पंजी ऊतकों से बना होता है। यानी जो पेनिस की बनावट है, जिन कोशिकाओं से वो बना है वो स्पंजी ऊतक है, उनसे बना होता है, स्पंजी ऊतकों से बना होता है। शिशन के द्वारा ही मादा साथी के साथ संभोग करता है और शिशन के द्वारा वीर्य मादा जनन अंगों में छोड़ा जाता है। यानी जो हमारा पेनिस है, पेनिस जो अंग है, पेनिस का क्या काम है कि जब व्यक्ति अपनी मादा साथी के साथ में सेक्स करता है तो इसी के माध्यम से जो स्पर्म है, जो हमारे टेस्टिस में बनने वाले स्पर्म है, वो इसी के रास्ते मादा जनन अंगों में पहुंचते हैं और उन्हीं स्पर्म के माध्यम से मादा में एग का फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन के बाद में क्या होता है, जो बच्चा होता है, भ्रूण होता है, वो धीरे धीरे डेवलप करने लगता है। एक समय के बाद यानी 9 महीने कुछ दिन कंप्लीट करने के बाद वो बेबी जो है जो डिलीवर्ड होके बाहर आ जाता है। ये प्रक्रिया होती है जो नर और मादा दोनों के मिलने से ही कंप्लीट होती है। अब इसमें एक चीज और रह गई है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स का क्या काम है वो मैं समझा देता हूं। नंबर 7 पे आता है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्र मार्ग में जहां पर स्खलन नलिका खुलती है वहां मूत्र मार्ग के चारों ओर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको प्रोस्टेट ग्रंथि कहा जाता है। यानी जो हमारी पेशाब नली जहां खुलती है वहां पर एक ग्रंथि पाई जाती है, उसके चारों एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको कहा जाता है प्रोस्टेट ग्रंथि। इससे एक द्रव निकलता है, इस ग्रंथि से एक द्रव निकलता है जो वीर्य का 15 से 30% तक भाग बनाता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा नर जनन तंत्र है ये किन किन अंगों से मिलकर बना है। वृषण एवं वृषण कोश, अधिवृषण, शुक्रवाहिनियां, शुक्राशय, मूत्रमार्ग, शिशन और पेनिस। कैसे है, ये पेनिस है, ये पेनिस है, ये है 2 टेस्टिस। तो वृषण आ गए, ये इनको कहते हैं वृषण। इसके ऊपर एक नली बनाने वाली वो होती है, उसको कहते हैं अधिवृषण। ठीक है, ये हो गया वृषण। इसके ऊपर आती है जो जाल आकर के इससे मिलता है उसको कहते हैं अधिवृषण। उसके बाद आता है यहां से नली निकलती है, इनको कहा जाता है शुक्रवाहिनियां। इसके बाद ये नली जो है जो हमारे यहाँ पर पेशाब की नली के चारों ओर, यानी ये पेशाब की नली है, इसके पास में ये दोनों ओर ये होते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। ये नली यहां से आकर यहां मिलती है, इसको कहते हैं शुक्राशय। जब ये यहां से आकर जहां मिलती है उसको कहते हैं शुक्राशय। इसके बाद में ये नली यहां से आगे को खुलती है, उसको कहा जाता है मूत्रमार्ग। इसको कहा जाता है पेनिस यानी शिशन। और प्रोस्टेट ग्रंथि, ये आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि। तो ये जो था नर जनन तंत्र था। ये जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा हमें कमेंट में, और आगे जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ में, जिससे आपको नई जानकारियां मिलती रहे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता रहे।